गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड से नागार्जुन रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान पढ़ेंगे। नागार्जुन एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये इस कविता में कवि नागार्जुन ने एक छोटे बच्चे की जो मनोहारी मुस्कान है, छोटे बच्चे जिस तरह से मुस्कुराते हैं और उनकी मुस्कान से जो भाव कवि के हृदय में उत्पन्न होते हैं, उस भाव को विभिन्न बिंबों के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता के भाव। कुछ इस प्रकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कहता है कि इस बच्चे की तरफ संबोधित करते हुए बच्चे से ही कहता है कवि कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मतलब बच्चे के जो नए नए दांत निकलते हैं, नए निकले हुए दांत को ही दंतुरित कहा है कवि ने। नए निकले हुए दांतों से कि वाले मुख से जो तुम मुस्कुराते हो, तो ये तुम्हारी मुस्कान ऐसी है कि एक मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाए, मृतक में भी वो जान डाल दे। यहाँ कुछ अतिशयोक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता, किंतु इतना मनोहारी ये मुस्कान है कि ये जीवन प्रदायिनी है, ये जीवन देने वाला है, इससे मृतक भी जीवित हो जाए, ऐसा ये दंतुरित मुस्कान है। यानी कवि का मानना है कि उसकी सुंदरता में किसी न किसी तरह से जीवन का संदेश है। बच्चे के सौंदर्यपूर्ण मुस्कान में एक जीवन का संदेश है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूली धूसर मतलब धूल से सना हुआ, तुम्हारे ये गात यानी तन बदन, जो तुम्हारे तन बदन धूल से सने हुए, बच्चे धूल में खेलते हैं और धूल से उनके बदन में चारों तरफ धूल लग जाती है, तो उस धूल से सने हुए तुम्हारा ये बदन छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात मतलब होता है कमल। जिस तरह से कमल तालाब में खिलता है, कवि कहता है कि जिस तरह से तुम धूल से सने हुए तुम्हारा ये शरीर देखकर ऐसा लगता है कि मेरी छोटी सी झोपड़ी में कमल खिल गया हो, तालाब को छोड़कर कमल मेरी झोपड़ी में आ गया हो। अर्थात कवि अपने को स्वयं को धन्य मानता है कि ये छोटा सा बच्चा, ये बालक मेरे पास है, जो सौंदर्य का जिसका मनमोहक सौंदर्य जीवन प्रदायिनी है, जो जीवन का संदेश देता है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ। ऐसा लगता है तुम्हारे धूल से सने हुए ये शरीर ऐसे लगते हैं मानो तालाब, जलजात मतलब तालाब, जलजात मतलब कमल, कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। यानी धूल से सने हुए बालक को कवि ने कमल की उपमा दी है। और कहते हैं परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर यानी तुम्हारा संपर्क पाकर के, तुम्हारे स्पर्श से ही ये जो पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। सारे जल तालाब से कमल इधर आ गया ना, कहते हैं तो जैसे लगता है कि तालाब का संपूर्ण जल पिघलकर पाषाण बन गया हो, तुम्हारा स्पर्श पाकर के ही ऐसा हुआ हो। जो ये स्थल जैसे कोई सरोवर हो जिसमें तुम जैसा कमल खिला है, वो तुम्हारा ही स्पर्श पाकर के पाषाण सा बन गया है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। तुम्हारा स्पर्श मुझे मिला तो ऐसा लगा जैसे झरने लगे हों शेफालिका के फूल। शेफालिका एक पुष्प होता है जो सफेद सफेद खिलता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो कवि कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही शेफालिका के फूल चारों तरफ झरने लगे हों। बांस था की बबूल तुम मुझे, बांस था की बबूल, पहले मैं शायद किसी बबूल और बांस की तरह एकदम सूखा निरीह उजड़ सा था, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि मेरे तन बदन से शेफालिका के फूल झर रहे हों। तुम्हारा स्पर्श पा करके मैं इतना प्रफुल्लित हूँ, इतना खुश हूँ, इतना आनंदित हूँ कि पहले मैं बांस और बबूल जैसा सूखा उजाड़ सा था, और अब जैसे लग रहे हैं कि मुझसे शेफालिका के फूल झर रहे हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान।
देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि कहता है कि बच्चा उसे देख करके पहचान नहीं पाता है। वो बच्चे से को संबोधित करके कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। क्योंकि बच्चा ज्यादातर अपनी माँ के पास होता है, छोटा बच्चा है तो अधिकांश समय अपनी माँ के संपर्क में रहता है, वो अपनी माँ को ही अधिक पहचानता है। पिता तो कहीं दूर रहते हैं। यहाँ कवि कुछ अपनी भूमिका पिता की तरह बताते हैं। तो वो दूर रहते हैं तो उस कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। लेकिन पहचानने के लिए लगातार अनिमेष देख रहे हो। अनिमेष मतलब होता है एक टक देखना, बिना पलकें झपकाए देखते रहना। तो तुम अनिमेष होकर के बिना पलके झपकाए मुझे देख रहे हो, पहचानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, थक गए हो। आंख लूं मैं फिर, मुझे पहचानने की कोशिश में अपलक देखते हुए शायद तुम थक गए हो। तो क्या मैं अपनी आंखें दूसरी ओर फेर लूं, जिससे कि तुम्हें इस तरह से देखते हुए थकान ना हो। यहाँ बहुत ही सुंदर ममत्व का वर्णन है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। कवि कहता है कि पहली बार है इसलिए शायद तुम मुझसे परिचित नहीं हो सके, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगली बार परिचित होना। यह तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। कवि कहता है कि धन्य है, मैं आभारी हूँ तुम्हारी माता का कि माता ही हमारे और तुम्हारे बीच में माध्यम बनी। अगर वो माध्यम नहीं बनी होती तो मैं तुम्हें ना देख पाता, मैं ना तुम्हें देख पाता, ना मैं ना पाता जान, मैं तुम्हें नहीं जान पाता, तुम्हारे सौंदर्य रूप को मैं नहीं देख पाता, नहीं जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन। ये तुम्हारी नवीन दांतों से युक्त मनोहारी मुस्कान बहुत ही मनमोहक और सुंदर है। तुम धन्य हो, जो जीवन देने वाली ये मुस्कान तुम्हारी मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। और तुम्हारी माता भी धन्य है, जिसके माध्यम से मैं तुम्हें पहचान पाया, तुम्हारा सानिध्य पा सका, तुम्हारे नजदीक आ सका। चीर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। इतर मतलब होता है दूसरा, चीर प्रवासी यानी हमेशा से बाहर गया हुआ। तो मैं बाहर रहने वाला दूसरा, कोई दूसरा हूँ, मैं अन्य हूँ, मैं दूसरा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारी माता है, मैं तो कोई दूसरा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क है, तुम अत्यंत प्रिय हो मुझे, लेकिन मुझ जैसे अतिथि कुछ समय के लिए आए हुए, अचानक आए हुए को अतिथि कहते हैं। तो चूंकि पिता भी कुछ समय के लिए आए हैं पास, तो कहते हैं कि मुझ अतिथि से तुम्हारा क्या संपर्क रहा है, कुछ नहीं, जो कुछ भी है तुम्हारे लिए तुम्हारी माता है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी माँ। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। कवि कहता है कि हमेशा तुम्हें अपनी माँ की उंगलियों का स्पर्श मिलता रहा है और उन उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क मिलता रहा। मधुपर्क कहते हैं पंचामृत को, जिसमें शहद, दही, घी, दूध 5 प्रकार मिले होते हैं और पंचामृत बनाया जाता है, जो देवों को चढ़ाया जाता है या अतिथि को दिया जाता है। तो उस अमृत, पंचामृत के समान मीठा और आत्मीयता से पूर्ण स्नेह तुम्हें अपनी माँ की उंगलियों से प्राप्त होता रहा है, इसलिए तुम अपनी माँ को ही पहचानते हो। देखते तुम इतर कनखी मार, लेकिन तुम मुझे भी देख रहे हो दूसरी तरफ कनखी मारकर। मतलब कनखी मारना मतलब तिरछी निगाह से, तिरछी निगाहों से तुम मेरी तरफ देख रहे हो। और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब मेरी आंखें तुमसे मिल जाती हैं, आंखें चार होना मतलब आंखों का आंखों से मिल जाना, तो जब मेरी आंखें तुमसे मिल जाती हैं तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान निकल आती है और वो बहुत ही मनमोहक लगती है, मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। मुझे बहुत ही छविमान, यानी छविमान मतलब सुंदर, बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगती है जब तुमसे मेरी आंखें मिलती है। तो यहाँ एक छोटे बच्चे से के मनमोहक मुस्कान की जो मनोहारी छवि है, उसका वर्णन बहुत ही मनमोहक रूप से, बहुत ही सुंदर ढंग से किया है कवि ने। और यहाँ
कवि स्वयं को उसके पिता के रूप में ही दिखलाता है और कहता है कि माँ से तुम्हारा कितना आत्मीय संबंध है। इस प्रकार एक छोटे बच्चे के मनमोहक मुस्कान की मनोहारी छवि का सुंदर वर्णन कवि ने सुंदर और बहुत ही अच्छे बिंबों के साथ प्रस्तुत किया है।